इस क्वेश्चन में देयर इज ए रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m kg, dimensions a into b, dimensions a into b. Okay, the plate is held in horizontal position by striking n small balls uniformly, each of mass m per unit area. ये जो एक रेक्टेंगुलर प्लेट है इसको हॉरिजॉन्टल रखना है। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पर लटका दूंगा, ऐसे लटक जाएगी। यहाँ से इसको हमने फायरिंग करना शुरू किया तो इस फायरिंग के मोमेंटम के कारण, फोर्स के कारण ये ऐसे उठेगी। ओके, नीचे आना चाहेगी mg फोर्स के कारण, और ऊपर हम इसको शूट कर रहे हैं इसलिए ये ऐसे ऊपर उठना चाहेगी। राइट, अब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आकर यहां रुक गई, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आकर रुक गई। ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। तो द प्लेट इज हेल्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। कैसे रखते हैं? इसमें हम n बॉल्स नीचे से हिट करते हैं। हर बॉल का मास m है और m बॉल पर यूनिट एरिया उसको हिट करते हैं। These are striking in half region of the plate, यानी इस प्लेट के हमने ऐसे दो रीजन कर लिए, ये आधी प्लेट, ये आधी प्लेट। तो ये जो n बॉल्स हिट करते हैं, n बॉल्स पर यूनिट एरिया, ये यहां हिट नहीं करते, सिर्फ ये वाला जो शेडेड पोर्शन इन्होंने दिखाया है उस शेडेड पोर्शन में ये हिट करते हैं, और हिट करके इसको ऐसा फोर्स लगाते तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है। ओके, द बॉल्स आर कोलाइडिंग इलास्टिकली विद वेलोसिटी v। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। अगर ज्यादा वेलोसिटी होगी ऊपर चला जाएगा, कम वेलोसिटी होगी नीचे गिर जाएगा। तो वो v वेलोसिटी हमको पता लगानी है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज वैल्यू ऑफ v। स्टोरी समझ में आ गई? तो इस स्टोरी में देखिए, ये प्लेट है और इस प्लेट की डायमेंशंस हमको दी हुई हैं। दीज डायमेंशंस आर, ये लेंथ है b और ये है a। इसका हाफ पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन, इस पोर्शन में से नीचे से बॉल को हिट करते हैं, और यहां पर हमने इसको रॉड से लगाया हुआ है और ये यहां से ऐसे झूल के हॉरिजॉन्टल हो जाता है। गिवन है n इज इक्वल टू 100, नंबर ऑफ बॉल्स 100 पर यूनिट एरिया, m पूरी प्लेट का मास है। दिस इज इक्वल टू 3 kg। Small m, this is 0.01 kg. B is equal to 2 meter and A is equal to 1 meter. G, we are allowed to take the value 10. Okay, ये इसकी वैल्यूज हैं। अब हमें इसमें हमको स्टोरी तो समझ में आ रही है कि नीचे से फोर्स लगेगा और उस फोर्स के कारण ये प्लेट ऐसा ऊपर उठ जाएगी। हमको वेलोसिटी ऑफ द प्लेट निकालनी है। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है? जिस क्वांटिटी को निकालना है उससे इन्वॉल्व कौन सी क्वांटिटीज हैं जिसके हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो V से इन्वॉल्व क्वांटिटीज बताइए। V किस क्वांटिटी में इन्वॉल्व होता है? यस, तो एक तो V जो है काइनेमेटिक के 3 इक्वेशंस में होता है, दूसरा V से मोमेंटम बनता है, तीसरा V से एनर्जी बनती है। 3 चीजें होती है। ओके, यहां पर ये इसको ऊपर उठाता है, फोर्स लगाता है, एंड फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
इसलिए यहां पर v हमको कहां से मिलेगा, मोमेंटम से मिलेगा। उसका हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं। इक्वेशन में जो इक्वल है ये वाली चीज हमको ढूंढनी पड़ती है कि हमारी स्टोरी में कौन सी दो क्वांटिटीज हैं जो इक्वल हैं, जिसके बीच में हम इक्वल लिख सकते हैं। स्टोरी से ढूंढिए इक्वल क्या है। प्लेट नीचे आना चाहती है और बॉल ऊपर ले जाना चाहते हैं और ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो इक्वल में क्या होगा, नीचे लाने वाली एजेंसी की ताकत और ऊपर ले जाने वाली एजेंसी की ताकत बराबर। अब ये कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है जो नीचे और ऊपर बराबर है? क्या चीज है जो नीचे और ऊपर बराबर है? क्या ये उसका फोर्स है? इन्होंने फोर्स ऊपर लगाया और उन्होंने नीचे लगाया प्लेट ने, और दोनों अगर बराबर वेट और नीचे से इसका फोर्स, ये दोनों को अगर हम इक्वल कर दें तो हमारा काम चलेगा क्या, हमको इक्वेशन मिलेगा? तो आंसर है नो, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। मान लो हमने कोई बॉल नहीं चलाया, नीचे से गोलियां नहीं चलाई, तो क्या ये पूरी प्लेट ऐसा सीधा नीचे गिरती है? नहीं गिरती है। क्या होती है, झूल जाती है। अगर पूरा नीचे वेट काम करता तो क्या करती, सीधा नीचे गिरती, पर ये सीधा नीचे नहीं गिरी है, इसका मतलब वो वेट नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। अब बताइए, अगर हम इसको गोली मारना छोड़ दें नीचे से, तो ये जो मोशन करती है वो कैसा मोशन है, लीनियर कि रोटेशनल? रोटेशनल। ये रोटेशनल मोशन से ऐसा नीचे आना चाहती है और हम जो नीचे से गोलियां चलाते हैं वो उसको ऐसा बराबर कर देते हैं। तो रोटेशनल मोशन में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसके इक्वल होने के कारण इसका रोटेशन, तो नीचे घुमाने वाला टॉर्क और ऊपर घुमाने वाला टॉर्क बराबर होगा। तो आपको ये पहचानना है कि ये जो इक्वल हम लगाते हैं इसके दोनों तरफ क्या लिखना है। तो फिजिक्स में पहला हमारा डिसीजन ये हुआ कि इसमें हम फोर्स को इक्वल नहीं कर पाएंगे। किसको इक्वल करेंगे, टॉर्क को, क्योंकि अगर हम गोली चलाएं या नहीं चलाएं उस केस में कौन सा मोशन होता है, रोटेशनल मोशन। अब हमको क्या बनाना है, टॉर्क, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है, टॉर्क होते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, तब ये खड़ा हो जाएगा। ओके, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को अगर इक्वल करना है तो शुरू करिए। ये ऐसा है, प्लेट यहां ऐसा गिरेगी, ये डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए कौन सा फोर्स है जो टॉर्क बनाता है, वेट। वेरी गुड। अगर इस प्लेट को हम ऐसा बना दें इस तरह से, तो ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये वाला रॉड जो है इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, और ये नीचे गिरता है। अगर ये ऐसा नीचे गिरता है तो बताइए वेट कहां पर काम करता है, वेट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा होता है, यहां 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 यहां, कहां, सेंटर ऑफ मास। ये जो आज हम चैप्टर कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास पर ये फोर्स काम करेगा, किस तरफ, नीचे की तरफ। ओके, इसका मास कितना है, प्लेट का मास 3 kg, m यानी 20 kg, m 3 kg, 3 kg इसका मास है। ओके, तो इसका नीचे की तरफ फोर्स कितना हुआ, mg। अच्छा, ये फोर्स mg है नीचे की तरफ, और इसका रोटेशन आर्म कितना हुआ, ये। इसकी जरा लेंथ बताइए इसको देखकर। वेरी गुड, इसकी लेंथ है b/2, ठीक है। ओके, ये एक टॉर्क काम करता है जो कि क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना हुआ, mg × b/2। ये पॉइंट ऑफ रोटेशन
पॉइंट ऑफ रोटेशन से ये प्लेट ऐसा नीचे की तरफ आना चाहती है, और टॉर्क कितना होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। और कोई फोर्स जो नीचे ला रहा हो तो और कोई फोर्स हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया गया। ये प्लेट ऐसे नीचे गिरती है, ये उसका टॉर्क है। अब इसको हम नीचे नहीं गिरने देते क्योंकि यहां से लगातार हम बॉल हिट करते हैं। अब यहां से जब हम ऐसे बॉल से हिट कर रहे हैं हर जगह पर, तो इसको फोर्स में कैसे कन्वर्ट करना, ये हमारा टेस्ट है। तो बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जब कोई चीज किसी को हिट करती है तो हम फोर्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? राइट, क्या बोले? चेंज इन मोमेंटम। वेरी गुड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमको क्या देता है? दैट इज फोर्स। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है जिस बॉल ने जाकर इसको हिट किया, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? mv। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल mv माइनस इनिशियल mv। ओके, यहां पर जब इसको जाके हिट करेगी, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। तो जब वापस लौटेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? माइनस v। क्यों? कहां से पता लगा? कहां लिखा है? ये जाके उसके साथ रुक नहीं जाएगी? हाँ, उसमें लिखा है स्पेशली कोलिजन कैसा है? इलास्टिक कोलिजन है। मतलब हमको सोचना है कि उसकी लौटने की वेलोसिटी कैसी है? माइनस v। ओके, तो व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? v माइनस माइनस v कितना होगा? माइनस 2। ये बात समझ में आई? फिर से, जब ये इसको हिट करती है तो टोटल मोमेंटम कितना है? मास इनटू वेलोसिटी, m इनटू v। अच्छा, m इनटू v एक बॉल का है। कितने बॉल इसको हिट कर रहे हैं बताइए? n बॉल। अब इसमें उन्होंने एक चीज और लगा दी है, n बॉल्स पर यूनिट एरिया। टोटल n नहीं है, n बॉल पर यूनिट एरिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एरिया से मल्टीप्लाई। बताइए शेडेड पोर्शन का एरिया कितना? तो टोटल बॉल्स कितने हो गए? टोटल बॉल्स इज इक्वल टू हाफ b इंटू a इंटू m। ये टोटल बॉल्स हो गए। एक बॉल में कितना मोमेंटम चेंज होता है? मोमेंटम चेंज इन वन बॉल। mv से टकराया और mv से माइनस mv से वापस आया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? 2m। दिस इज चेंज इन मोमेंटम एक बॉल का। और इस शेडेड एरिया में कुल कितने बॉल टकराते हैं? हाफ b a इंटू m। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? टोटल चेंज इन मोमेंटम is equal to 2mv. This is to be multiplied by half b a into n. Half b a n. Now this 2 is cancelled and this is a b n n v. ये एक्सप्रेशन किसका आ गया? Momentum change due to all the balls which are hitting shaded portion. ये फोर्स लगा, ये चेंज इन मोमेंटम हुआ। ओके, ये अगर चेंज इन मोमेंटम है तो इस चेंज इन मोमेंटम के कारण इसमें फोर्स लगेगा। उस फोर्स से हम इसका मोमेंटम निकाल, उस फोर्स से हम इसका टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क कैसे निकालेंगे? ओके, ये चेंज इन मोमेंटम से फोर्स बना। अब इससे टॉर्क बताइए।
टॉर्क कैसे निकलता है? हमको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कहां से? डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है। अब ये जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, यहां पर सब जगह बॉल हिट कर रहा है, तो कौन सा डिस्टेंस हम लेंगे? यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? b। यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस है b। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है b/2। तो इस फोर्स का एप्लीकेशन किस पॉइंट पर लेना है? यहां फिर आपका नॉलेज काम में आता है, डेफिनेशन काम में आती है सेंटर ऑफ मास। जब हम पूरे एक एरिया पर फोर्स लगा रहे हैं, that is equal to the total force applied on the center of mass. Center of mass की definition क्या बनाई थी हमने? When many forces are acting on a body, it will have the same effect as if the total force is applied on a single point. और वो point को क्या बोलेंगे? Center of mass. अब ये बताइए, सिमेट्री के अनुसार इसका यहां से यहां तक फोर्स लग रहे हैं, टोटल फोर्स इतना है। हर बॉल अपना अपना फोर्स लगा रहा है अपनी जगह पर। हम क्या मान सकते हैं? टोटल फोर्स कहां लग रहा है? सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। अब वो सेंटर ऑफ मास आप किसका लोगे? शेडेड पोर्शन का या पूरे का? शेडेड, क्योंकि हिट किसको भर रहे? शेडेड। ये आपका दूसरा टेस्ट इसमें हुआ कि आपको पूरे का सेंटर ऑफ मास नहीं लेना है। जो ऊपर ले जाने वाला फोर्स है वो यहां हिट करता है, और नीचे ले जाने वाला जो फोर्स है वो कहां है? यहां पर। तो ऊपर ले जाने वाला फोर्स यहां से ऐसे हिट करता है, ऊपर ले जाना चाहता है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? ये यहां से यहां तक b/2, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है जहां से ये प्लेट ऐसा घूमती है। ये है b/2 और ये है b/4। टोटल कितना हो गया? 3b/4। तो इसके आर्क की लेंथ कितनी हो गई? 3b/4। 3b/4 और ये हो गया, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। कितना है चेंज इन मोमेंटम? ये हमने निकाला ABMNV। ये ABMNV, दिस इज चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ, उसको होना चाहिए। हाँ जी, तो इसको बाई टी करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, करिए। आपको मालूम होना चाहिए टी, मालूम है क्या? मालूम है? अगर मालूम नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम टी से डिवाइड नहीं करेंगे। हमको तो फोर्स चाहिए। फोर्स इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए हमको इसको किससे डिवाइड करना चाहिए? डेल्टा टी। और ध्यान से पढ़िए, ये एन बॉल्स के बारे में क्या लिखा है? व्हाट इज एन? यस, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में पढ़ने वाले बॉल का नंबर कितना है? एन। तो टाइम कितना हुआ? 1 सेकंड। इसको 1 लिख दीजिए, 1। तो ये कितना हो गया? ABMNV। अब ये क्या बन गया? फोर्स। डिवाइडेड बाय 1 करने से तो डेल्टा टी किया, बट वी मस्ट मेंशन कि डेल्टा टी है और उसकी वैल्यू 1 करने से अब ये बन गया फोर्स। सो दिस इज फोर्स एंड दिस इज आर्म ऑफ रोटेशन। This is force and this is arm of rotation. अब v की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है? v कैलकुलेट करिए कितना आता है। ओके, तो इसको आपने वैल्यूज रखी, वैल्यूज रख के इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करके v की वैल्यू क्या आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। आप लोगों ने कुछ समझी बात? ठीक है, तो जो बाद में आए, 2 point masses M1 and M2 are connected by a spring of natural length L0. ये एक स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है L0।
और इसके साथ हमने M1 और M2 दो मासेस लगा दिए, M1 M2। इसकी लेंथ L0। अच्छा, द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड सच दैट 2 point masses टच ईच अदर। इसको हमने ऐसे दबाया कि ये दोनों एक दूसरे से सट गए, ये ऐसे M1 एंड M2 टच ईच अदर एंड देन दे आर फास्टेंड बाय ए स्ट्रिंग। इन दोनों को एक धागे से बांध दिया। क्या हुआ, हमने जो दबाने में एनर्जी लगाई इसके अंदर चली गई, दबाने से स्प्रिंग में जितना टेंशन आ गया F इज इक्वल टू KX, वो फोर्स इन दोनों के बीच लग रहा है। अभी उसको कौन बैलेंस कर रहा है, स्ट्रिंग का टेंशन। ओके, ये चीज बन गई। इसके बाद इन्होंने लिखा है देन द सिस्टम इज मूव्ड विद ए वेलोसिटी V0। इस पूरे को एक पत्थर मान के हमने V0 वेलोसिटी से फेंका, मूव कराया, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, V0। अच्छा, V0 वेलोसिटी से इसको किस डायरेक्शन में फेंका, पॉजिटिव X डायरेक्शन में, यानी इस तरफ। अच्छा, व्हेन द सिस्टम रीच द ओरिजिन, मतलब ये किस तरफ जा रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, यानी ये ऐसा गया और यहां पर ओरिजिन, यहां पर सिस्टम पहुंच गया। When the system reach origin, the string breaks। यहां पर जावे, यहां पहुंचता है और यहां पहुंचकर ये स्ट्रिंग इसकी टूट जाती है। अगर ये स्ट्रिंग टूट गई, धागा टूट गया, तो अंदर का स्प्रिंग फैलना शुरू हो जाएगा। अगर अंदर का स्प्रिंग फैलेगा तो दोनों में फोर्स लगेगा। ओके, द स्ट्रिंग ब्रेक्स, और यहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। ये कहां लिखा है, t इज इक्वल टू 0, यानी हमारी कैलकुलेशन यहां से स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से। t इज इक्वल टू 0। द पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास M1, हमने इसको ऑलरेडी एक वेलोसिटी दी हुई थी, कितनी, V0। V0 वेलोसिटी से ऐसा जा रहा है, दोनों के पास V0 है, और स्प्रिंग ऐसा खुला। खुलने से क्या होगा, पीछे वाले की वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और सामने वाले की ज्यादा हो जाएगी। ये हमको समझना है। बात समझ आ रही है? स्प्रिंग दोनों तरफ जोर लगाएगा ना, तो पीछे वाले की वेलोसिटी V0 से थोड़ी सी माइनस कर देगा और सामने वाले की V0 से थोड़ी सी प्लस कर देगा। ये हमें समझना है। ओके, तो द पोजीशन ऑफ द पॉइंट मास M1, इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं। यहां से जब ये ऐसे आगे बढ़ते हैं तो बताइए पीछे कौन होगा, आगे कौन होगा? वेरी क्लियर, ऑब्वियस है। पीछे कौन है? M1, और आगे कौन है? M2। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग ने पीछे की तरफ फोर्स लगाया M1 पर और M2 पर आगे की तरफ लगाया। अब ये वाली जो यहां से यहां तक M1 की पोजीशन है, डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कितना माना गया? x1। ये x1 लगातार बदलते जाता है। क्यों बदलते जाता है? क्योंकि पहले इसके पास एक वेलोसिटी थी V0, वो वेलोसिटी तो लागू है, एप्लीकेबल है। स्प्रिंग ने इस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण ये किधर जाएगा? पीछे। जब ये पीछे जाएगा, अब थोड़ा उस बात की कल्पना करिए, एक स्प्रिंग को हम दबाकर छोड़ देते हैं, दो चीजों को ऐसा दबाया और छोड़ दिया, कैसा मोशन होगा? दबा हुआ है और छोड़ दिया। सोचिए, आप लोग को मालूम है सबको, जब हम ऐसा छोड़ते हैं तो ये चीज ऐसा ऊपर आती है। कहां तक आएगी? जहां स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। क्या वो आके वहां रुक जाएगी? नहीं। तो क्या होगा? इनर्शिया के कारण आगे जाएगी, फिर स्प्रिंग उसको वापस खींचेगा तो पीछे आएगी, फिर पीछे आएगी तो ज्यादा दबा देगी, फिर क्या होगा? स्प्रिंग फेंकेगा। कौन सा मोशन स्टार्ट हो गया? ऑसिलेशन। तो दिस इज ऑसिलेशन बाय स्प्रिंग।
ये हमने इसको ऐसा दबाकर छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ये ऐसा इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। ये कौन करेगा, दोनों पार्टिकल, M1 भी करेगा और M2 भी करेगा, क्योंकि दोनों स्प्रिंग से बंधे हुए हैं। जब ये ऐसा ऑसिलेशन कर रहे हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा आगे भाग रहा है। कितनी वेलोसिटी से, V0। तो V0 वेलोसिटी किसको दी गई है, पूरे सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर ये दोनों पार्ट ऑसिलेशन कर रहे हैं। ये पिक्चर बनी, ये सिचुएशन है, और ये बिल्कुल डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है। यहां पर हमने एक स्प्रिंग लगाया और उस स्प्रिंग के ऐसा मास लगा के उसको झुला दिया। अब देखिए अर्थ तो मूव कर रही है, अर्थ गोल घूम रही है, अर्थ के पास एक वेलोसिटी है V0, और हमने जो ऊपर स्प्रिंग लगा के अपना खेल चालू किया है उसका अपना ऑसिलेशन हो रहा है। तो V0 रहते रहते एक ऑसिलेशन ऊपर और चल रहा है। ऐसा हो सकता है। वही चीज यहां भी, पूरे सिस्टम के पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी है, V0, और उस डब्बे के अंदर में एक ये खेल हो रहा है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। समझ में आया? अच्छा, अब ये जो पार्टिकल M1 है ये आगे तो बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होते जा रहा है। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसके लिए इन्होंने हमको इक्वेशन दिया है दैट x1 इज इक्वल टू V0t माइनस A1 माइनस cos ओमेगा t, जिसमें A और ओमेगा कांस्टेंट है। अच्छा, ये फॉर्मूला कोई अनाप शनाप फॉर्मूला नहीं है, आपको मालूम है ये फॉर्मूला क्या होता है, कैसे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और अगर a पीछे की तरफ है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ut माइनस at। ठीक है, कुछ कुछ वैसा दिख रहा है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी v0, तो ये है ut माइनस at, ये होता है ut माइनस at स्क्वायर। ये t स्क्वायर के बदले में ये चीज आएगी, एक चीज। अच्छा, जब कोई चीज ऑसिलेट करती है तो उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a × 1 माइनस cos ओमेगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, ऑसिलेशन। ये किसके कारण है, स्ट्रेट मोशन के कारण, और ये किसके कारण है, ऑसिलेशन के कारण। x1 में ये माइनस हो जाएगा और x2 में प्लस हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही? ठीक है, अब ये आपको उपनाम फॉर्मूला नहीं दिखता है, इट मेक्स ए सेंस। v इज इक्वल टू u इंटू t, सॉरी s इज इक्वल टू ut, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम। और दूसरा हमने इसके बारे में क्या पढ़ा हुआ है, a इंटू दिस, ये किस में पढ़ा है, ऑसिलेशन। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, x1 आ गया। सो इट इज वेरी सिंपल थिंग, ये x1 का फॉर्मूला आ गया। अब इन्होंने ये बताया है, फाइंड पोजीशन ऑफ द सेकंड ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सेकंड ब्लॉक की पोजीशन यहां से यहां तक x2 है, तो हमको बताना है x2 कितना, x2 का फॉर्मूला बताइए, जो कि टाइम के फंक्शन के साथ इसका फॉर्मूला कितना होगा। ऑल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड L0। ये पहला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ टाइम, और दूसरा रिलेशन बिटवीन a एंड L0। ये चीज हमको निकालनी है। सो क्वेश्चन समझ में आया? जहां पर स्प्रिंग, जहां पर ये स्प्रिंग टूटी है, आप कहते हैं ये इधर जाना चाहिए, जाएगा, कुछ वेलोसिटी से तो जाएगा। ये वेलोसिटी है 10, सामने वाला इधर कितने से जाएगा, 10, पर पूरा ब्लॉक इधर भाग रहा है 50 की वेलोसिटी से, और ये कितने से गई, 10। तो अब बताइए इसकी वेलोसिटी हमको कहां दिखेगी, आगे जाते हुए कि पीछे जाते हुए, आगे, लेकिन 50 की बजाय 40, क्योंकि -10 हो गया। और ये वाला 50 की बजाय +10, ये 60 से जाएगा और ये 40 से जाएंगे, दोनों आगे, ये स्लो हो जाएगा और ये फास्ट।
ये बात समझ में है। और एग्जैक्टली यही इसमें होता है। तो जो पीछे वाला है उसका फॉर्मूला ये x1 का दिया गया और जो सामने वाला है उसका फॉर्मूला। इसमें एक चीज बताइए, क्या चीज नहीं बदलती है? एक सिस्टम में हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, मोमेंटम नहीं बदलता है, दैट इज करेक्ट। लेकिन अगर ऐसे बीच में आपने एक चीज पढ़ी थी लास्ट ईयर कि एक ऐसा बॉम्ब जा रहा है और रास्ते में एक्सप्लोड हो गया, सारे पार्टिकल इधर उधर चले गए, क्या चीज नहीं चेंज हुई? पाथ ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वो उसी रास्ते से गया। इसका ये मतलब है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी v नॉट। सेंटर ऑफ मास हमेशा किस वेलोसिटी से जा रहा है? v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, राइट? तो उसको हमको यूज करना है और सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है इस सिस्टम का। अच्छा, यहां से अब इधर ध्यान दीजिए, यहां से जब ये ऐसे आगे बढ़ता है तो ये सिस्टम में एक पार्टिकल पीछे आ गया है x1 डिस्टेंस पे, एक पार्टिकल आगे चला गया है x2 डिस्टेंस पे। मास m1 x1 डिस्टेंस पर है, मास m2 x2 डिस्टेंस पर है, दोनों के डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। तो इसमें सेंटर ऑफ मास कहां पर है? तो आंसर है सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं होगा। सेंटर ऑफ मास की स्पेशलिटी क्या है? सेंटर ऑफ मास की स्पेशलिटी है सिस्टम पर यहां हमने एक बार फोर्स लगाया था और ये सेंटर ऑफ मास था। जब ये सिस्टम ऐसा चलना शुरू हुआ उसके बाद से हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। यहां पर स्प्रिंग ने जो फोर्स लगाया वो फोर्स कैसा है? एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल फोर्सेस लगने से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, इसलिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v नॉट। इसके बाद भी किससे मूव कर रहा है? v नॉट। t टाइम में जब ये x1 दूरी पर पहुंचता है और ये x2 दूरी पर पहुंचता है तो सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है बताइए, आप बता सकते। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा कितनी रहेगी? v नॉट। टाइम कितना बीता है? t सेकेंड। तो कितना दूर पहुंचा? v नॉट इंटू t। तो यहां से हमने ये निकाला सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, और इसका कोऑर्डिनेट माना x कोऑर्डिनेट। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है इसको निकालने के दो तरीके मुझे बताइए। एक तरीका जो ज्यादा डिफिकल्ट था वो मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी दूर है? v नॉट मल्टीप्लाइड बाय t, क्योंकि इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी क्या चल रही है? v नॉट। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा तो इसने अपनी वेलोसिटी वही मेंटेन की, v नॉट। टाइम हमने यहां से यहां तक कितना टाइम बीत गया है? t। तो t टाइम में ये कितनी दूर पहुंचा होगा? v नॉट इंटू t। तो x किसके बराबर हुआ? x इज इक्वल टू v नॉट इंटू t। x किसका? सेंटर ऑफ मास। अब ये अगर ओरिजिन है और ये दो पार्टिकल हैं, इसका डिस्टेंस x1 है, इसका डिस्टेंस x2 है, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते हैं? ये सबको मालूम है फॉर्मूला, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m। ये फॉर्मूला सबको मालूम है सेंटर ऑफ मास का? याद आया? सेंटर ऑफ मास का सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि ओरिजिन से एक मास x1 पर है, m2 x2 पर है, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये होता है। याद आ गया? ओके। आईआईटी के क्वेश्चंस में यही स्पेशलिटी है कि बहुत सारे चैप्टर के फॉर्मूले आपको याद आने चाहिए और सबको यूज करना है। तो ये सेंटर ऑफ मास आ गया, ये दो चीजें मिली, इन दोनों को आप आपस में रिलेट कर सकते हैं और रिलेट करके इसकी वैल्यू हमको चाहिए x2 की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप x2 की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? m1 m2, ये वेलोसिटी t, देखिए वेलोसिटी m1 m2, ये
और x1। इसमें m1 m2 गिवन क्वांटिटीज हैं, उसको हम रख सकते हैं। x1 गिवन क्वांटिटी नहीं है, इसको हम नहीं रख सकते। तो नहीं रख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x1 की वैल्यू हमारे पास है, इस वैल्यू को हम डाल देंगे। चलिए अब शुरू करिए। क्या करेंगे आप? इन दोनों को यूज करना है, दिस इज इक्वल टू दिस और x2 की वैल्यू निकालनी। चलो सब शुरू करिए, ये मैथमेटिकल पार्ट है इसका। इस तरह से ये सिंगल लाइन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करिए और उसमें से x2 की वैल्यू आइसोलेट करके निकालिए। ये पूरा इधर चला जाएगा और इसको सॉल्व करके x2 की वैल्यू निकाल कर बताइए। ये हम सॉल्व करते हैं तो ये x2 की वैल्यू आएगी। ये दोनों ब्लॉक के बीच में स्प्रिंग लगा है, उस स्प्रिंग के कारण ये ऐसा फैलते हैं, ऐसा आते हैं। एक नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ से इन दोनों का डिस्टेंस एक बार ज्यादा होता है, फिर नेचुरल लेंथ पे आता है, फिर कंप्रेस होता है, फिर नेचुरल लेंथ पे जाता है, फिर एक्सटेंशन होता है, ऐसे ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करते समय हमने पढ़ा बीच में एक बार कहां आएगा? नेचुरल लेंथ पर आएगा। अब हम इसके ऑसिलेशन के बारे में क्या जानते हैं? ऑसिलेशन के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि जब एक पार्टिकल ऑसिलेट करता हुआ मीन पोजीशन में आता है तो उसकी क्या चीज जीरो हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। यस, एक्सीलरेशन क्या हो जाता है उसका? जीरो। तो अगर हम इसका एक्सीलरेशन निकाल सके तो सेंटर में आके एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है, ऐसे होते हैं। अच्छा, और सुनिए, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से? x2। इसका डिस्टेंस कितना है? x1। तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये है, ठीक। ये वो सिचुएशन है कि इस ब्लॉक को हमने पकड़ लिया और दूसरे ब्लॉक को ऑसिलेट होने दिया। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस कभी बढ़ता है, कभी नेचुरल आता है, कभी कम हो जाता है। एक्सीलरेशन, जब ये दबा हुआ है तो एक्सेलरेशन बाहर की तरफ काम कर रहा है, और जब ये खींचा हुआ है तो एक्सेलरेशन अंदर की तरफ काम कर रहा है। अब ये बताइए एक्सेलरेशन किस समय जीरो है? जब ये कहां पर है? अपनी नेचुरल लेंथ पर है। तो नेचुरल लेंथ कितनी है? L0। हमारी भाषा में इसकी लेंथ कितनी होती है हमेशा? x2 माइनस x1। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? x2 माइनस x1। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि जिस
इंस्टेंट पे x2 माइनस x1 L नॉट के बराबर हो जाएगा। इफ x2 माइनस x1 इज इक्वल टू L नॉट, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई? क्योंकि x2 माइनस x1 L नॉट का मतलब क्या है? स्प्रिंग की नेचुरल है, ना तो खिंचा हुआ है ना कंप्रेस्ड। उस समय एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो ये हमको एक इक्वेशन देगा। किस तरह से इक्वेशन देगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, इस एक्सेलरेशन की हम टर्म निकाल सकते हैं। किस समय टर्म निकाल सकते हैं? देखिए, एक्सेलरेशन को निकालते हैं। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। ओके, तो उस चीज को यूज करके इसे हम आगे बढ़ाते हैं। एक्सेलरेशन इज ओके, ये सबको मालूम है, ऐसा होगा। अच्छा, अब इसमें x का फॉर्मूला आपको मालूम है। x का फॉर्मूला दिया हुआ है हमको, कि उसका 2 बार, इसको थोड़ा सा 2 बार करिए डिफरेंशिएट और बताइए कितना आएगा। एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो v नॉट का क्या रह जाएगा? v नॉट t में v नॉट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो पहली बार आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो v नॉट t से क्या बनेगा? v नॉट पहले से तो उसका डिफरेंस करेंगे एक्स्ट्रा माइनस। एक्सेलरेशन इज सेकंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ x। ये x का फॉर्मूला है। दिस इज रिलेशन ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगी? वेलोसिटी। फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन। तो इसको जब हम एक बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो v नॉट t का डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो गया? v नॉट। फिर उस v नॉट के साथ अब t नहीं है, वो कांस्टेंट हो गया। फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, खत्म हो जाएगा। इसको हमने ओपन किया a, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0, खत्म हो गया। cos ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा, और फिर उसका डिफरेंशिएशन एक बार करोगे तो फिर से cos ओमेगा t एक ओमेगा और आ जाएगा। तो कितना हो गया ये? ओमेगा स्क्वायर a cos ओमेगा t। तो ये आ गया a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। ये हमने पहले ऑसिलेशन के चैप्टर में भी किया हुआ है, वही चीज तो आई। ठीक है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। दिस इज एक्सीलरेशन किसका? पहले वाले का। क्यों? क्योंकि हमने x1 को किया। सो दिस इज a1 dx1। ये इसका एक्सीलरेशन आ गया। अच्छा, जब ये एक्सीलरेशन 0 हो जाता है उस समय x2 माइनस x1 कितना होगा? When a1 is equal to 0, तो बताइए cos ओमेगा t इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आंसर है कि cos ओमेगा t, a अगर 0 हो गया तो a is not a 0, ओमेगा is not a 0। तो अगर ये 0 है तो cos ओमेगा t की वैल्यू क्या होगी? 0। तो cos ओमेगा t is 0। ये हमने रिजल्ट निकाल के रख दिया। ये किस समय होगा? जब a कितना होगा? 0। फिर से when a1 is equal to 0, then x2 minus x1 is equal to L0।
सेकेंड कंडीशन, जब एक्सेलरेशन 0 हो जाता है उस समय दोनों के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ के बराबर। न स्प्रिंग खिंचा हुआ है न दबा हुआ। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन आ गई। when a1 is equal to 0, x2 minus x1 is equal to L0। तो L0 is equal to what? L0 is equal to x2 minus x1। अब थोड़ा x2 और x1 दोनों की वैल्यूज रख दीजिए। x2 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? देखिए v0t प्लस a1 माइनस cos ओमेगा t ऐसी थी, इंटू m1 बाई m2। m1 बाई m2 सिर्फ इसके साथ ना, ओके ये आ गई x2 की, और x1 माइनस x1 ये रहा x1 माइनस b0t माइनस a1 माइनस cos ओमेगा t। ये है x1 और ये रहा x2 माइनस x1। ये क्या x2 माइनस x1 क्या दिखाता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम किस सिचुएशन में ले रहे हैं? जब ये नेचुरल लेंथ है L0 के बराबर, और जब नेचुरल लेंथ ये L0 के बराबर है, L0 ये L0 के बराबर है। जब ये L0 के बराबर है तो x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या होती है? उस वैल्यू के लिए हमने इन दोनों को रखा और थोड़ा कैंसिलेशन करके बन निकालिए कितना आया। v0t कट गया दोनों तरफ से, अच्छा इस समय cos ओमेगा t की वैल्यू क्या होती है? ये हमने लिखा है cos ओमेगा t कितना मानना है? 0। तो इसको भी 0 कर दीजिए, उसको भी 0 कर दीजिए, आसान। 0 और ये भी। अब देखिए क्या बचा, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस। cos ओमेगा t इज इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि वो पहले हमने रिजल्ट निकाल के रखा था, प्रूव कर लिया था। तो अब ये देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, व्हाट इज दिस रिलेशन बिटवीन L0 एंड A, यही हमको निकालने को लग रहा है। हाँ जी, कुछ बात समझ में आई? तो देखिए आईआईटी का क्वेश्चन है तो उसका ये स्टैंडर्ड तो होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ये आईआईटी का एडवांस का क्वेश्चन है, तो कुछ साल पहले ही आया था, ज्यादा टाइम नहीं। तो आप ये देख रहे हैं इतने सारे फीचर आप जानते हैं। ये जो क्वेश्चन बनाया इसमें हमारे दिमाग में अपने आप क्या आना चाहिए था? एक तो ये कि ये पूरा सिस्टम किस वेलोसिटी से जा रहा है? v0। जब स्प्रिंग खुलेगा तो वो सिचुएशन हमने बनाई, एक पीछे हो जाएगा और एक आगे हो जाएगा, एक x1 और एक x2, और उसके बेसिस पर x1 का इक्वेशन अगर दिया गया है तो x2 का हम बना सकते। ये हमको समझ में आना चाहिए कि ये सिस्टम सीधा भी चलेगा और आपस में ऑसिलेट भी करता जाएगा। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। उसके बाद सबसे जो हम लोगों ने हिट किया एकदम लाइन में जो तीर चलाने का था, वो ये था L और A का रिलेशन निकालना।
उस समय की ये जो सिचुएशन है कि जब दोनों के बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1 L नॉट के बराबर होगा, उस समय एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। ये हमको कोई बताने नहीं आया और ना इसमें लिखा हुआ, ये हमने अपने से सोचा है और ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है जो एग्जामिनेशन हॉल में हमको नहीं आता। सर हमने जब एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट किया तो x1 का क्यों किया? x1 का किया तो ये हमने निकाला एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल नंबर 1। अब क्या है, एक्सेलरेशन दोनों का 0 हो जाता है। जब L नॉट पे मीन पोजीशन पे आएंगे तो एक्सेलरेशन दोनों का 0 हो जाएगा, तो हम किसी का भी निकाल सकते, राइट? इसलिए हमने जो अवेलेबल था उसका निकाल दिया। x2 का करके देखो वही होगा, एग्जैक्टली वही आएगा, क्योंकि v नॉट t उसका भी 0 हो जाएगा, राइट? तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये बात समझ में आई। तो इसमें हमारा कैच कहां पर है, इस बात को सोचना सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट तो आसान है, सेकंड पार्ट में इस बात को सोचना कि जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब दोनों के बीच का डिस्टेंस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ के बराबर होता है। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उस समय एग्जामिनेशन हॉल में ये चीज हमारे दिमाग में आ जाए। एनीवे, प्रैक्टिस करने से होता है, आ जाएगा। अगर आप बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे तो उस समय आप स्ट्राइक भी कर लेंगे। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। Okay. A particle of mass m is moving in a circular path of radius r with a constant speed v2. इसकी स्पीड कितनी है? v2. Okay. Is located at a point 2r0 at time t is equal to 0. ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। 2r पर ये है, 2r पर है और यही इसका पाथ है। इस पाथ के बाहर ये नहीं जाएगा, तो हमको किसी एक लोकेशन को 2r मानना है। तो किस लोकेशन को हमें 2r मानना चाहिए जिसका x कोऑर्डिनेट 2r हो? तो हम भी यहाँ पर x कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ये या तो यहां पर रहता है या यहां पर रहता है। हमको मालूम है पॉजिटिव साइड इस तरफ होता है, तो हम ये सोचते हैं कि जब ये यहां पर होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? 2r। अच्छा, y के बारे में क्या दिया गया? इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 2r0, मतलब इसकी हाइट कितनी है? 0। तो ये ऑलरेडी इस लाइन का y एक्सिस पर हाइट कितना है? 0। तो ये क्या बना? ओरिजिन। क्यों? क्योंकि इसका x0 y0। ये समझ में आ गया। अब ये यहां पर है, यहां पर है, उस समय हमने क्या लिया? t is equal to 0 दिया हुआ। तो जब ये यहां पर है उस समय t is equal to 0 होता है। यहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कैलकुलेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ए मैन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ए पार्टिकल ऑफ मास m moving in a circular path of radius r with a constant speed v2 is located at this point at time t is equal to 0, and a man start moving with velocity v1 along positive y axis। जिस समय ये पार्टिकल घूमते हुए यहां पर आता है 2r0 पर, उस समय हमको टाइम क्या लेना है? 0। और ठीक उस टाइम पर एक आदमी यहां से ऐसा चलना शुरू करता है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1। इसकी वेलोसिटी कितनी है? यहां पर v2। लेकिन ये सीधा नहीं जाता, ये यहां से ऐसा मुड़ते जाता है, इस तरह से मुड़ते जाता है।
ओके, ये सिचुएशन है। और ये आदमी कैसा जा रहा है? सीधा जा रहा है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1। स्पीड इसकी v1 और इसकी v2। ये ऐसे मुड़ रहा है। यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? 2r। ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए कितनी सारी चीजें इससे मिली। इस क्वेश्चन को पढ़ के ये चीज बनाना, दिस इज ऑल्सो ए डिफिकल्ट थिंग, और ये हमसे बननी चाहिए। एक एक शब्द को मिला के देखिए, एग्जैक्टली ये चीज अब आपको समझ में आएगी कि ये कैसे बना। अब इसके बाद इसको एक बार समझिए, फिर शुरू करते हैं आगे। हमको इसमें क्या पूछा गया है? जो चीज पूछी गई है वो भी कम डिफिकल्ट नहीं है। क्या उस चीज को आप समझ रहे हैं? क्या पूछा गया है उससे? लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मैन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखिए, हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है? क्वेश्चन हमसे पूछा गया है लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल with respect to man. This is a function of time, और हमको स्पेसिफाई करना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये क्या चीज है? लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रेफरेंस टू मैन, और ये टाइम। ये हमें निकालना है। अब लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रेफरेंस टू लीनियर मोमेंटम ऑफ मैन, ये कैसे निकालना है? तो आंसर है, इसको निकालने के लिए, इसको निकालने का मतलब है, आपको याद होगा हमने रिलेटिव वेलोसिटी में क्वेश्चन किया था। मुझे बताइए VAB का मतलब क्या होता है? सबको मालूम है? रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, तो ये वाला मोमेंटम जगह जगह बदलते जाता है, तो इसकी हम एक जनरल टर्म निकालते हैं। यहां से यहां तक ये गया है, ये है एंगल थीटा। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी ओमेगा, और टी टाइम में ये कितना हो जाएगा? ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। ये हम सबको मालूम है। ओके, अगर ये थीटा है तो यहां पर ये एंगल थीटा कहां बनेगा? इस पर हमने इस पर ये परपेंडिकुलर है, ये वाली डायरेक्शन y की डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन x की डायरेक्शन है, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ये वेलोसिटी v2, ये v2 वेलोसिटी। जब ये पार्टिकल यहां पहुंचता है, ये वेलोसिटी कितनी है? v2। स्पीड, अगर ये स्पीड v2 है तो बताइए इसकी x डायरेक्शन में कितनी स्पीड है और y डायरेक्शन में कितनी स्पीड है? क्या आप बता सकते हैं? बोलिए। y डायरेक्शन में दिख रही है सामने कितनी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, velocity of particle at time t टाइम पर ये यहां से कितना घूम चुका है? थीटा। यहां पर पहुंचता है, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी निकालने का वेक्टर का तरीका देखिए। वेक्टर हम कैसे लिखते हैं? वेक्टर A इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर A मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये सबको मालूम है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? j। x डायरेक्शन में i, ये तो हमको मालूम है। अब हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड, अगर ये स्पीड v2 है तो ये मैग्नीट्यूड कितना होगा? v2 cos थीटा। तो y डायरेक्शन में कितना हो गया? v2 cos थीटा, और इसके साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? j। प्लस की माइनस? प्लस j ऊपर की तरफ है। ओके, अब यहां पर
इसका दूसरा कंपोनेंट ये बना, ये है स्पीड v2 वेलोसिटी। इस v2 वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक y की तरफ और एक x की तरफ। y की तरफ का कंपोनेंट आपने निकाला v2 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय j। इधर का कंपोनेंट बताइए, v2 sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस i। और इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये समझ में आया? ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कहां पर है? एट एनी गिवन टाइम t व्हेन इट इज हैविंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीटा। ये इसका आ गया। अब अगर ये इसकी वेलोसिटी है तो इसका मोमेंटम m से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी मोमेंटम ऑफ द। और इसका मास कितना दिया गया हमें? ए पार्टिकल ऑफ मास m। ओके, अब हम निकालते हैं आदमी का मोमेंटम। बताइए आदमी का मोमेंटम कितना होगा? आदमी की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ द मैन इज इक्वल टू v1 और किस डायरेक्शन में है? j। i डायरेक्शन में कितनी है? 0। सो दैट विल बी माइनस और प्लस 0। सो दिस विल बी ओनली v1k। ओके, अब इनका लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? तो लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया। वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आया? दिस माइनस दिस, और उसको m से मल्टीप्लाई किया, दैट इज कन्वर्टेड इनटू मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल with respect to matter. M और उसके बाद इसको दोनों को लिख लीजिए, इसको माइनस। अब ये जो थीटा है ये हमने माना हुआ है, इसको हम लोग टाइम के फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमको निकालना क्या था? विद एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अभी फंक्शन ऑफ टाइम इधर नहीं आया। यस, थीटा को क्या लिखना है? जी नहीं, ओमेगा इंटू टी। थीटा क्या होता है? ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी। अब ओमेगा किसके बराबर होता है? ओमेगा भी गिवन क्वांटिटी नहीं है। गिवन क्वांटिटी क्या है? v1 v2 v by r। कौन सा v? v1 या v2? गोल घूमने वाला v कौन सा है? v2। इसलिए ओमेगा किसके बराबर लोगे? v2। अब आ गया
तो इस थीटा को हम क्या लिखने वाले हैं, ओमेगा इंटू टी। ओमेगा को क्या लिखने वाले हैं, v2 अपॉन r। सो दिस विल बी v2 cos v2 अपॉन r इंटू टी माइनस v1। ये आ गया j माइनस v2 साइन थीटा। साइन थीटा के लिए लिखेंगे साइन v2 अपॉन r इंटू फाइव इंटू टी। तो ये रहा टी और ये रहा टी, ये दो जगह टी आया एंड दिस इज एन। ये हमारा एक्सप्रेशन बना, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रेफरेंस टू द मैन इज इक्वल टू m इंटू दिस मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें v2 गिवन क्वांटिटी है, r गिवन क्वांटिटी है और v1 गिवन क्वांटिटी है, तो सिर्फ क्या बचा, वेरिएबल t, और इधर वेरिएबल मोमेंटम। सो रिलेटिव मोमेंटम इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। किसको पूछना, तो लिखा हुआ रहेगा। इसमें हमने निकालना है लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मैन। ये टर्म को थोड़ा देखिए, इसका मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मैन। पार्टिकल का अपना मोमेंटम क्या होता है, तो पार्टिकल का मोमेंटम होता है मास ऑफ द पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पर जब हम ये वर्ड उसमें जोड़ देंगे कि लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो ये हो जाएगा मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मैन। फिर से मास ऑफ द पार्टिकल relative velocity of the particle with respect to man, Vp minus velocity of the man, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ये हमसे पूछा जा रहा है दिस एंड दिस, इसको निकालना है और नॉट दिस। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन आगे बढ़ते हैं और इसको आगे देखिए। अब यहां पर जब हमने ये निकाल लिया लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू मैन पर हम आए, तो मास ऑफ द पार्टिकल, और यहां पर क्या लेना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन। ये करने से इसको हमने दोनों वेलोसिटीज को रख दिया एंड वी गॉट इट। ओके।